देख रहे हो विनोद? विनोद कह रहा है देख रहा हूं, देख देख के थक चुका हूं, कुछ नहीं कर सकता। कब तक दिखाओगे? विनोद सब कुछ देख रहा है, पूरी दुनिया में हर चीज हो रही है वो विनोद देख रहा है, पर विनोद कर कुछ नहीं सकता। विनोद कौन है भाई? विनोद ये पूरी दुनिया है जो सब कुछ देख रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा, क्योंकि विनोद को पता है भैया कर कुछ नहीं सकते। क्या रास्ते नहीं है? रास्ते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पुराने पाप जो हैं वो चिपक के साथ चल रहे हैं कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, बोले तो बोले क्या। विरोध नहीं कर सकते। किसका विरोध? जिसके बारे में बात आपने सुनी है, टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, कुछ अलग लगा होगा, मैं रोक ही नहीं पाया। आज तो मुझे लगा कि ये नाम मुझे लिखना चाहिए, मोदी जी का दिया हुआ ये नाम है, किसी और का नहीं है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन जो है वो दर्द और तकलीफ को बयां करेगा, और हिंदुस्तान किस तरह से नजदीक खड़ा है एक उस खतरे के, अगर उसे समय पे भांपा नहीं गया तो जैसे बाकी देशों के अंदर हलचलें हो रही हैं, फिर वो थोथा, वो जो अंदर की जो गर्मी है वो काम आने वाली नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाई, बाहर के लोग कितना बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे, अमेरिकन एजेंसीज जिस तरीके से दुनिया में काम करती है, आपके अंदर ही गतिरोध पैदा कर दिया जाएगा। उस समस्या को आज समझना पड़ेगा, समझ के निकलना पड़ेगा। विनोद बेचारा करे तो करे क्या, देखे तो देखे क्या। विनोद को ये अच्छे से पता है कि कैसे पेट्रोलियम के उस लालच ने एक सॉवरेन देश, एक सॉवरेन चुने हुए राष्ट्रपति को उठा करके ड्रग्स को साफ करने के बहाने कि भैया ड्रग्स की गंदगी साफ करेंगे, अपने देश में उठा के ले गए। लेके क्यों गए? गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, उसको जज के सामने पेश कर दिया। कार्रवाई चल रही है कि साहब ये नारकोटिक्स के किंग हैं। ठेका तो इन्होंने लिया पूरी दुनिया की अच्छाई करने का, लेकिन अच्छाई करने के पीछे कितने पाप कर रहे हैं ये इनको पता नहीं है। वहां से आगे निकले, पड़ोस के अंदर ही उनके जो उसी देश के अंदर एक महिला, कितना अजीब सा सिनेरियो बना होगा सोचिए आप। जिस नोबेल प्राइज के लिए ये भाग रहे थे, वो नोबेल प्राइज मचाडो को मिला। मचाडो को लालच इनडायरेक्टली बस यही है कि ये मुझे राष्ट्रपति बनाएगा ना वेनेजुएला का। अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति तो ये बने नहीं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जरूर बन गए। कार्यकारी राष्ट्रपति कौन है जी? ट्रंप है। किसके? वेनेजुएला के। अरे शर्म आने वाली बात है भाई, किस लेवल की पॉलिटिक्स इंटरनेशनल मतलब दुनिया देख रही है। ये कोई साधारण मसले नहीं है, ये मजाक चल रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और इससे विभत्स रूप कभी जियो पॉलिटिक्स का यदि देखा है, क्योंकि हमारे दर्शकों में सिर्फ ये नए युवा लोग ही नहीं है, काफी बुजुर्ग लोग भी 65 65 70 ईयर्स तक के लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आप, आपके प्रति सम्मान है, आप कमेंट करके बताना कि क्या इससे घटिया रूप कभी जियो पॉलिटिक्स का देखा है। एक नोबेल प्राइज जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसको लेकर के नॉर्वे से वो ग्लोबल कमेटी चीख चिल्ला के कह रही है कि भाई तुम हैंडओवर मत कर देना, ला करके गिफ्ट दे दिया, और ये खुशी खुशी इन्होंने उठा भी लिया, उस नोबेल प्राइज को ले लिया। अब क्या है सर, दो हाथ से ताली है, दोनों के आपस में कुछ लालच होंगे, ये जाने वो जाने, पर विनोद बेचारा करे तो करेगा। विनोद कहां जाए? विनोद को यह भी दिख रहा है कि मामला जो है वो कोलंबिया में भी टेढ़ा पड़ा था। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया। कोलंबिया को साउथ अमेरिका का इजराइल कहा जाता था, लेकिन 2022 के चुनाव में जब से वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, समाजवाद का जो पैरोकार एक नेता वहां पे आया, पूंजीवाद को ठोकर मारी, उसके बाद से सबसे बड़ा दुश्मन वो बन गया। दुश्मन बन गया तो इन्होंने साफ कहा भी है, कम एंड गेट मी, आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। आ और मुझे उठा, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है। हिम्मत है तो आओ, अटैक करो। अब साहब ये बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर एक्टिविटी हो जाती है फिर बचाने कोई नहीं आता। लेकिन चैलेंज कोलंबिया ने तो दिया है, माथाफोड़ी जो सिर खपाई है वो कोलंबिया में भी हो रही है। उसके साथ साथ में अभी अभी नया नया जो है वो तड़का उठा करके डाला है मैक्सिको पे। मैक्सिको भी पड़ोसी देश है, ये मैक्सिको की प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के सीधी जो क्लियर कट बात आई है, वियॉन तो कवर इस तरह से करता है, यूएस स्ट्राइक्स ऑन मैक्सिको। नेक्स्ट क्या अगला शिकार मैक्सिको होगा? वेनेजुएला, कोलंबिया और अब मैक्सिको। क्यों भाई, क्यों? आप चाहते क्या हो मैक्सिको से? मैक्सिको से चाहते हैं मैक्सिको में ड्रग्स का कारोबार होता है, और मुझे ऊपर वाले ने इसलिए इस धरती पे भेजा है क्योंकि मैं यहां पे पाप का नाश करने आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति विश्व क्षेत्रे अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम कौन? खुद महाराज, आपको खुद का परिचय नहीं है। यहां पे इस देश में मैक्सिको से ड्रग्स के कारोबार को ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अब इन्होंने क्या किया है, खबर देखो, इन्होंने कह दिया अमेरिका की हिदायत है, मैक्सिको के ऊपर उड़ते समय सावधान रहें। 60 दिन की पाबंदी लगाई है, नोटम इशू कर दिया है कि अगर कोई फ्लाइट उड़ी, कल को हमला हो गया, गिर गए, हमें मत कहना। मतलब, और उसके बाद में क्लेरिफिकेशन यहां के लोग दे रहे हैं, मैक्सिको वाले, कि नहीं नहीं, ये सिर्फ अमेरिका ने अमेरिका की फ्लाइट्स के लिए बोला है, बाकी तो सब सेफ है। अरे क्या खाक सेफ है? अमेरिका जैसा देश जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा है, जो ऑलरेडी 2 देशों को निगल चुका है, तुम्हारे ऊपर धमकी दे दिया, और उसके बाद में क्या कहा कि पिछले हफ्ते ड्रग कार्टेल को लेकर हमले की धमकी भी दी थी इन्होंने, कि ड्रग को जो कार्टेल वहां, यानी ड्रग का नेक्सस डेवलप हो रहा, जिस बहाने से वेनेजुएला को हम खा रहे हैं, तुम्हें भी तबाह करेंगे। मतलब अमेरिका अपने आसपास के क्षेत्र को कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, तीसरे देश की कहानी हुई है। उसके बाद में वहां की जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबाम, वो कहती है मैक्सिको एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, यहां सहयोग तो किया जा सकता है, आप अगर मदद करना चाहो तो करिए, लेकिन हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं, हमें बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है। इस बहन को कौन समझाए कि इस दुनिया में कौन से ऐसे बड़े देश हैं जो तुम्हारे हक में आकर के बोलेंगे। अगर आज इसके हक में आप नहीं बोले, वेनेजुएला के हक में नहीं बोले, ईरान के हक में नहीं बोले, आप कोलंबिया के हक में नहीं बोले, क्यूबा के हक में नहीं बोले, तो फिर तुम्हारे हक में कौन बोलेगा? और हक की इस लड़ाई में सब एक दूसरे पे शक करेंगे, और वहां पे क्या होगा? बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीतेगा। समझ जाइएगा। यहां से जब स्टेटमेंट आया, उसके बाद देखो सर, तीसरा और नजारा विनोद देख रहा है, वो ये है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, ग्रिंगो ने एक थ्रेट दिया है कि ग्रीनलैंड तो मैं लेके रहूंगा, अगर कोई देश बीच में आया ना तो उसके ऊपर मैं टैरिफ्स लगा दूंगा, और बड़े भारी टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ का एक वॉर, टैरिफ एक टूल है इनका, कि आइए जी टैरिफ टैरिफ खेलते हैं। कारण, क्योंकि हम जैसे देशों ने, हम जैसे हिंदुस्तान जैसे देशों ने, हिंदुस्तान ने भी बहुत बड़ी तादाद में अपनी डिपेंडेंसी इन पाश्चात्य देशों पे कर ली, वेस्टर्न नेशंस पे हमने डिपेंडेंसी क्रिएट की। हमारा माल कहां बिकेगा? अरे आपके पास 150 करोड़ का हिंदुस्तान, पूरा ईस्टर्न नेशंस, आपके पास मार्केट की दुनिया में कहीं कमी है, लेकिन हमने उस नजरिए से दुनिया को समझा ही नहीं कि भविष्य में ये दगाबाज कभी कभी भी दगा दे सकता है। तो अमेरिका से स्वाभाविक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को डाइल्यूट करने की जरूरत है या नहीं? अब आप बताइए। यदि निर्भरता जिस देश की जितनी कम इसके ऊपर होगी, वो इसके दबाव में उतना कम जिएगा। जो देश जितना ज्यादा आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ चलेगा, उतना ज्यादा इसके चंगुल में रह करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब ये धमकी दी तो साहब देखो कौन सा देश बीच में आता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध किया तो टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। दुनिया भर के देशों को दी धमकी। कनाडाई पीएम बोले हर हाल में ग्रीनलैंड के साथ हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। धमकी लगी है ग्रीनलैंड को लेने के लिए डेनमार्क को। बोलने वाले देशों में हाईलाइट हुआ है कनाडा, क्योंकि पता है कि शिकारी इसके बाड़े के अंदर हम भी बंधे हुए हैं। एक छुरी चली है कनाडा, अगर चल गई डेनमार्क पे तो कनाडा पे छुरी चलना तय है। क्योंकि देखो बोल क्या रहे हैं, हम डेनमार्क के साथ नाटो के पार्टनर हैं। और जिसमें तो एक और बात, सबसे बड़ी कलंक वाली बात यह है कि नाटो के लेकर के दुनिया के अंदर बड़े, जो यूक्रेन उछल कूद मचाया कि भाई मुझे नाटो का मेंबर बना लो, नाटो के मेंबर्स के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है ये कम से कम बाकी लोग देखें, बाकी देश देख लें। नाटो नेशन होते हुए डेनमार्क की सॉवरिटी सिक्योर नहीं है। अमेरिका खुद की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। झूठी सुरक्षा, एक जिसको हम कहते हैं हाइप क्रिएट कर दिया जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ग्रीनलैंड मेरे को मेरी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, 51वां राज्य बना के रहूंगा। तो यहां पे बोले कि पूरा सहयोग बना हुआ है, नाटो के आर्टिकल 5 और आर्टिकल 2 के प्रति हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। सोच के देखिए, आर्टिकल 5 नाटो का जो है, नाटो के आर्टिकल 5 में बात आती है कि एक पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा। तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ में, या डेनमार्क जो है, डेनमार्क की सॉवरिटी को चैलेंज करता है उसकी इच्छा के बिना, तो क्या सारे नाटो नेशन आकर के साथ देंगे डेनमार्क का? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वहां पे भी फ्रैक्शन पड़ चुका है। अब हम इसके पीछे पूरी तरह से खड़े हैं। मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री, ये लो साहब ग्रीनलैंड के साथ में भी हो रहा है। अब जब ट्रंप की बारी आती है, ट्रंप आज भी उस बात पर टिके हुए हैं कि हमारे लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उन देशों पर टैरिफ लगा सकता हूं जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारे साथ नहीं जाते। हम नाटो से बात भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का तुक क्या है? करेंगे तो वही जो
हमें पसंद आएगा। हो वही जो ट्रंप रची रखा। ग्लोबल पॉलिटिक्स की आज की परेशानी तो यही हो चुकी है। तो कौन कौन से देश आ गए आपके पास में? वेनेजुएला आ गया, कोलंबिया आ गया, मैक्सिको आ गया, ग्रीनलैंड आ गया, मतलब डेनमार्क। अब कनाडा को इसलिए चिंता है क्योंकि कुछ समय पहले यही 51वां राज्य बनाने की जो जिद थी वो कनाडा के साथ में भी थी। बोल रहे थे कि भैया बिकम और 51st स्टेट और पे 61 बिलियन कि या तो आपको अगर गोल्डन डॉम हमारा सिक्योरिटी वाला जो हम ये एयर डिफेंस सिस्टम ला रहे हैं उसका हिस्सा चाहते हो, हाँ हाँ दीजिए, तो आ जाओ देश हमारे में शामिल कर दो, 51वां राज्य बन जाओ हमारे देश का। बोले अच्छा हम नीलाम हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो 61 बिलियन डॉलर आप हमें दे दो, बहुत बड़ी रकम होती है। और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि ग्रीनलैंड होना जरूरी है यदि सक्सेसफुल सिक्योर गोल्डन डॉम एयर डिफेंस सिस्टम को अगर ढंग से एग्जीक्यूट करना तो ग्रीनलैंड चाहिए। गारंटी समझना ये लेके रहेगा ग्रीनलैंड, इसका अपना होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को चाहे क्लिप बना करके रख लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, नक्शा बहुत कुछ बताएगा। यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स है तो कनाडा के ऊपर टेढ़ी नजर पड़ गई है। यहां पे ये रहा ग्रीनलैंड, ये इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। कनाडा यूएस के जस्ट नीचे मैक्सिको है, हमले की धमकियां हैं। जो यहां पे ड्रग्स वाली बात थी वही बात यहां आ चुकी है। यहां पे साउथ अमेरिका का ये ऑयल रिच नेशन वेनेजुएला में लूटमार शुरू है। कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ में तनाव बढ़ चुका है। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 नेशन जो अड़ोस पड़ोस के हैं इनको तो खा चुके। पनामा को तो पहले ही निकल चुका है। लेकिन उसके साथ में हुआ क्या है कि इसको एक पुराना दुश्मन और याद आ गया, वो है क्यूबा। फिदेल कास्ट्रो के बारे में पढ़ा होगा आपने, याद करिए शीत युद्ध का वो दौर जब एक मिसाइल तान दी गई थी, परमाणु मिसाइल अमेरिका की तरफ मुंह करके। सर ना उसके उगलते बना था ना निगलते बना, एक छोटे से देश ने गले की हड्डी साबित हो गया था। करे तो करता क्या अमेरिका? वो फिदेल कास्ट्रो उसके नजदीक होकर के यूएसएसआर के साथ खड़ा था, अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा रखे खड़ा था। अब लोग कुछ कमेंट करते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो लोग सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सोशलिस्ट रहने की बात करते हैं, ये इतने गरीब क्यों होते हैं? आप जैसे ग्वाटेमाला की तरफ नजर डाल लो, या तो आप क्यूबा को देख लो, आप कोलंबिया को देख लो, बहुत सारे देशों को देखो, ये सारे के सारी पूर कंडीशन में क्यों है? वो इसलिए है कि दुनिया ने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप कर लिया है सब उसके अंदर जाके घुस चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम अमेरिका का, डॉलर आपने अमेरिका का अपनाया हुआ है। आप छोड़ किस चीज को रहे हैं? सिस्टम यदि इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाए तो इसकी औकात है कि कोई दूसरा देश गरीब रह जाए क्या? ये दुनिया को अमीर करे हुए हैं, ये दुनिया से अमीर बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या किया इन्होंने? धमकी निकाली कि क्यूबा को कोई तेल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले जी बहुत दिन मजे कर लिए क्यूबा ने, बहुत सारा जो ये ड्रग्स माफिया की कमाई से वेनेजुएला जो कमाता था तेल भर के भेजता था। क्या लिखा है? क्यूबा लिव्ड फॉर मेनी इयर्स ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड मनी फ्रॉम वेनेजुएला। In return, Cuba provided security services for the last 2 Venezuelan dictators, but not anymore. मतलब क्यूबा ने तेल लिया और बदले में जो दो डिक्टेटर कौन? एक तो निकोलस मादुरो, और मादुरो के जो पहले जो महाशय हुए थे, इनके गुरु, राजनीतिक गुरु जिन्हें हम कहते हैं, उनको भाई सिक्योरिटी देता था। अब ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार यहां हो चुका है, मैं यहां आ चुका हूं, अमेरिका बीच में है, अब गड़बड़ नहीं होने दूंगा। तो क्यूबा में क्या है उसके पास? क्यूबा की टेरिटरी को वो आइडियोलॉजिकली नहीं लाइक करता है, ठीक है? एक देश और क्यूबा। खबर उस समय, आज की खबर, 11 जनवरी की खबर ये मैं बता रहा हूं। नो वन डिक्टेट्स व्हाट वी डू, क्यूबा क्लैप्स बैक आफ्टर ट्रम्प्स ऑयल थ्रेट, डिनाइज यूर नैरेटिव टू इकोनॉमिक हार्डशिप। मतलब उसने भी जवाब दिया है क्यूबा ने कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बात है। नक्शा देख लीजिए एक बार। ये अमेरिका से मैक्सिको से थोड़ा सा जब आप बगल में यहीं आ जाएंगे ना सर, ये मैक्सिको के बिल्कुल पास में ये हिस्सा क्यूबा का है, ठीक है सर? ये हिस्सा जो है ये क्यूबा का हिस्सा है। इस हिस्से को आप देखो ये कितना करीब है। अब इस जगह पे अगर आकर के किसी समय पे अगर मिसाइल रखी गई होगी तो क्या हाल, क्या तनाव उस जगह बना होगा। तो कुल मिलाकर के जो ये अपने बैकयार्ड वाली फिलॉसफी रखता है ना, बैकयार्ड वाली की हमारा बैकयार्ड है, ये उसको क्लीन करने में लगा हुआ है। दुनिया में कोई रोक टोक नहीं है। ईरान के साथ जो हुआ है बड़ा दर्दनाक है, नहीं होना चाहिए था, वो हो चुका है। ईरान की सत्ता के विरोध में अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही हैं उसको प्रोवोक करने में, ठीक है सर? उस मामले को देखते हुए आप देखिए किस प्रकार से हजारों हजार जगह
प्रदर्शन हुए, सत्ता को खाली करने की तैयारी है। बेड़ा फ्लीट जो है वो नेवी का रवाना हो चुका है मिडिल ईस्ट की तरफ। 7-5 दिन लगभग और लगेंगे, वो पहुंचेगा। माहौल क्या होगा क्या नहीं किसे नहीं पता, हल्का माहौल वहां नहीं है, आगजनी इन्होंने करवा दी है। दूसरी बात, एक शख्स को और आप पहचान रहे होंगे, ये मैं इतिहास से कनेक्ट कर रहा हूं सर, क्योंकि इतिहास सबक देता है वर्तमान का, और वर्तमान अगर इतिहास जैसा हो रहा है तो फिर सर बचने की गुंजाइश किसकी होगी? इनको आप सब जानते हैं, सद्दाम हुसैन। किस एंगल पे इस शख्स को गलत ठहराया जा सकता है? क्या इस शर्त पे कि भाई ये मुसलमान था इसलिए इसको गलत ठहरा दो, तो मानसिकता अलग हो सकती है। लेकिन अमेरिका ने गलत क्यों ठहराया इसको? कहा कि भैया ये आदमी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, सर्वविनाश की तैयारी करने वाला बम बना रहा है। भाई इसने एक बम बनाया था, जो इसने हथियार बनाया था वो हथियार अमेरिका के डॉलर की मोनोपोली को तोड़ने वाला था। वो बर्दाश्त नहीं था तो उसने उसके स्टैच्यूज को तोड़ दिया। साथियों, जो फांसी लगाई गई सद्दाम हुसैन को, उसके पहले के एक बार सद्दाम हुसैन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। मतलब ये शेरदिल इंसान जिस तरीके से हंसा था उस जज के मुंह के ऊपर, उन लोगों को भी शर्म तो आई होगी यार, हम किसे फांसी लगा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की ये पॉलिसीज दुनिया के सामने एक्सपोज कभी ढंग से हुई ही नहीं। एक देश क्या, ये डॉलर में व्यापार नहीं करूंगा जी, पेट्रोल को डॉलर से नहीं जोड़ूंगा, मैं डॉलर से नहीं, मैं यूरो से डील करूंगा, यूरो करेंसी में डील करूंगा। वही काम मादुरो कर रहे थे, जान से चले गए। सीरिया के लीडर के साथ केमिकल वेपन बना रहे हैं, आईसिस वगैरह सारे नाटक खड़े करवाए, तबाह कर दिया तेल के लालच में। मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के शासक थे, गोल्ड दिनार बना रहे थे, ये भी डॉलर के उस चक्र को तोड़ना चाहते थे, खत्म कर दिया। किसने बोला, कौन विरोध में आया, किसने क्या बात कही? सब के मुंह पे ताला था, क्योंकि विनोद सब देख रहा है पर विनोद कुछ कर नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के अपने देश को बड़ा बनाने के लिए, खुद की लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरे की लाइन काटना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है, इतिहास में करते आए हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन लोगों के प्रति आपके मन में विशेष सम्मान होना चाहिए, नैतिक रूप से, जिसके अंदर किम जोंग उन है। आंख में आंख दिखाइए सर। अब ये कि साहब अपने देश के लोगों के साथ में मानवाधिकारों का हनन करता है या क्या करता है, हो सकता है वेस्ट का प्रोपेगेंडा हो, आपको क्या पता। और अगर वो है भी तो कम से कम सरेंडर नहीं किया यूएस के आगे, जैसे बाकी लोग घुटने टिका के बैठ के त्राहिमाम बोल देते हैं। और आज तक इसके ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, शक्ति संपन्न बनाया है कि हर किसी की औकात नहीं है कि इसकी तरफ देख ले। यूएसएसआर कहिए, वर्तमान में रशिया कहिए, आंख में आंख मिला के चलता है। लूला ड सिल्वा एक बुजुर्ग, ये ब्राजील के राष्ट्रपति, इन्होंने ग्रिंगो शब्द से उपाधि से नवाज दिया और मतलब पूरी तरह से रिटेलिएट किया था ढंग से। ईरान लड़ ही रहा है और शी जिनपिंग चाइना तो असल पेट का दर्द ही अमेरिका का चाइना है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के यहां पे मेरे इस विचार में किसी भी एंगल पे, क्योंकि सारी बातें कुछ लोगों को सेट हो जाएंगी, लेकिन इस एंगल पे आके लगेगा कि भाई इसके बारे में पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव उस सेंस में कह रहा हूं कि ग्लोबल सिनेरियो पे भारत के राष्ट्र हित पे कुठाराघात होगा तो यहां भी हम क्रॉस लगा देंगे, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन सर खबर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भैया पीएम जो है वो लॉस्ट कंट्रोल ओवर ईरान चाबहार पोर्ट। पीएम मोदी यानी भारत सरकार का ईरान के चाबहार पोर्ट पे कंट्रोल खत्म हो गया है, और कुल मिलाकर के मोदी जी ने भारतीयों के 1100 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रंप के दबाव में खत्म कर दिए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस क्लेम को मना किया और कहा कि भैया एग्जेम्पशन स्टिल कंटिन्यूज, जो छूट मिली हुई है वो चल रही है। यहां पे कांग्रेस और बीजेपी का वक्त नहीं है। आप इस बात को सुनिए, समझिए कि सच्चाई क्या है। हमारा वहां 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, निश्चित रूप से है, कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाए? सैंक्शन तो लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे शब्द क्या लिखा है? एग्जेम्पशन स्टिल कंटिन्यूज। सर एग्जेम्पशन क्या होता है? छूट स्टिल कंटिन्यूज। नहीं नहीं जी, छूट अभी बरकरार है, खत्म हो गई तो क्या करोगे? कहां तक भागोगे? 25% टैरिफ था, बोला कि नहीं ये नहीं लग पाएगा, लगा। 50% भी लगा। ये सैंक्शन यदि रिमूव कर लिए, रिवोक कर लिए, तो आपके पास में चारा क्या है? फिर क्या जवाब आया है? देखो सर, यहां आलोचना का वक्त तो निश्चित रूप से गलत होगा, कहीं अगर नुकसान है तो आलोचना करनी पड़ेगी ना, ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि इस भाषा के अंदर वो हार्डनेस नहीं है, वो ठोसपना नहीं है। लिखा है एग्जेम्पशन स्टिल कंटिन्यूज। देखो क्या जवाब आया है। इंडिया वॉन्ट लीव ईरान चाबहार पोर्ट। भारत जो है वो ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ेगा नहीं,
वर्किंग विद यूएस, अमेरिका के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं फॉर मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग निकालने के लिए। समझ रहे हैं मध्यम मार्ग क्या? अमेरिका की कुछ डिमांड है, भारत की कुछ कंडीशन है, बीच में टैरिफ है, बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लो यार, कुछ कदम हम चलें कुछ कदम तुम चलो, बीच का रास्ता निकालते हैं, हम भी कुछ कमा ले तुम भी कुछ कमा लो। लेकिन यहां पे फुल फ्लेजेड कंट्रोल जिस प्रकार से था वो रहेगा क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ईरान जो है, ईरान की पोजीशन वहां की सरकार के खिलाफ, यूएस है, यूएस चाहता है सरकार चेंज हो जाए, रिजीम चेंज हो गई तो उसके बाद में कुछ संभावनाएं हो सकती है अमेरिका अपनी शर्तों पे आपको चाबहार पोर्ट दे दे तो दे दे। अगर रिजीम चेंज नहीं हुई तो चाबहार पोर्ट को भूला समझिए। भविष्य के अंदर सैंक्शंस में क्या होगा? कारण या तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे कहां? ट्रेड डील के ऊपर, वो भी मैं बात करने वाला हूं कि ट्रेड डील पे कॉम्प्रोमाइज वो करवा के मानेगा, वरना आपको जगह यहां पे किसके बदले कुछ यहां पे कोई वो थोड़ी है बाबा जी का भंडारा चल रहा है आओ जीमो और जाओ, ऐसा तो नहीं होता। देखिए सर, जवाब दे दिया गया इसके बारे में। तो कल भी मैंने अपने अफगानिस्तान वाले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा की थी, कैसे ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसके थ्रू रशिया को भी हेल्प करेंगे, रशिया की भी हेल्प होगी, दूसरा अफगानिस्तान तक भी हम यहां अप्रोच बना सकते हैं। अब साहब सर्जियो गौर, इनका नाम देख रहे हैं, ये नए नए अमेरिका से आए, अभी भारत के अंदर राजदूत हैं। 14 जनवरी सकरात को ये आए, पतंग वतंग उड़ाई और इन्होंने फिर क्या किया, एक प्यारे प्यारे स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट अमेरिका के बीते 12 महीने के स्टेटमेंट से एकदम उलट थे। लग रहा था जैसे कि एकदम हर एक मिठाई चाशनी में डूब के आ रही है। वाह जी वाह। अब चाशनी में डूबी मिठाई में इन्होंने क्या कहा? नो पार्टनर इंपॉर्टेंट देन इंडिया, भारत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कोई पार्टनर है ही नहीं। तो क्या हर मीठी चीज खा लोगे, गोबर को लपेट के दे दे चाशनी में तो क्या खा लिया जाएगा? सोचने वाली बात है। इनके पीछे के उद्देश्य क्या है? ये इंडिया से ट्रेड डील करना चाहते हैं। ट्रेड डील के अंदर ये एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ये ओपन करवाना चाहते हैं, यहां पे जीएम फसलें देना चाहते हैं, यहां पे नॉनवेज मिल्क की सप्लाई करना चाहते हैं। नॉनवेज मिल्क कभी इसके ऊपर बात करेंगे, सर्च करिएगा गूगल पे, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये बहुत कुछ चाहते हैं। ट्रेड डील आप करो इनसे, आपके सैंक्शन भी वेवर होंगे, ट्रेड डील करो इनसे, चाबहार पोर्ट भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अब नेगोशिएशन में भारत को इन्होंने चाबहार पोर्ट के मुद्दे पे फंसाया। लेकिन ईरान की यदि रिजीम की फाइट हो रही है, उसमें हमें तुलना करनी पड़ेगी कि हमारा निर्णय किस दिशा में जाएगा। तो पहले 28 जून 2025 की खबर देखो, ट्रंप बोले थे वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया, ट्रंप ऑन ट्रेड डील एज दिल्ली टीम रीच्ड यूएस, जल्दी ही भारत का मार्केट खोल देंगे। और डील कैसी करना चाहते हैं पता है? ये करना चाहते हैं 0:19 की डील, जो इन्होंने इंडोनेशिया के साथ में करी है, कि इंडोनेशिया कोई माल भेजेगा अमेरिका में, उस पे 19% टैरिफ लगेगा, और अमेरिका यदि इंडोनेशिया कोई चीज भेजेगा तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसको इंडोनेशिया की सरकार ने हिस्टोरिक एग्रीमेंट बोला था। अमेरिका चाहता है ऐसा एग्रीमेंट हमारे साथ हो जाए। और उस समय के स्टेटमेंट में हमने कहा था कि भाई 10% या 10% से थोड़ा नीचे रख लो, काम चलेगा। अब आप बताइए क्या ये जस्टिफाइड होगा? 0-10 का रेशो भी अगर होता है तो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ेगा और इसने इन टैरिफ्स को टूल बना रखा है। तो साथियों, बात यह समझनी है कि हिंदुस्तान कहां जाए। ये दुनिया भर के जो देश हैं, ये वेट, हिंदुस्तान आज कमजोर स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान यदि बोल्ड डिसीजन लेता है तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश के नागरिक, हमारी मजबूतियां बहुत अलग हैं, और दुनिया भर के बहुत सारे देश एक वेट कर रहे हैं कि भाई मजबूत 2-3 देश एक साथ खड़े हो तो वो एक अम्ब्रेला बने और अमेरिका से छूट करके बाहर की तरफ निकला जाए। क्योंकि एक बड़ी मछली को छोटी मछली नहीं मार सकती, छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछली का सफाया कर सकती हैं। देखिए कैसे भारत चीन के संबंधों में सुधार, भारत रशिया, भारत फ्रांस, भारत ब्राजील, भारत कनाडा और भारत ईरान, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हो सकते हैं जिनके साथ में इंडिया अपने इकोनॉमिक टाइज और डिप्लोमेटिक चैनल्स को अपग्रेड करे। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स को हमें करना होगा कुछ मजबूत देशों से, जिससे कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो। यह इच्छा लगभग उन सभी देशों की है जो कहीं ना कहीं उस दबाव में फंसे हुए हैं। तो जिन देशों के साथ में हम जुड़ सकते हैं और जहां पे डिप्लोमेटिक चैनल ओपन हो सकता है, या तो करेंसी वाइज हम डॉलर के उस चंगुल से मुक्त हों, वो एक ब्रिक्स ही एकमात्र साधन है। तो उसमें आरआई से रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रॉइका मजबूत हो, बाकी देशों के साथ में इकोनॉमिक चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल डेवलप हो और धीरे धीरे उसको सफाया किया जाए, तो बेहतर परिणाम आएंगे। रही बात भारत अमेरिका के क्या संबंध होंगे, उन संबंधों के अंदर देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स है,
एक तरफा दुश्मनी, एक तरफा दोस्ती दोनों ही अच्छी नहीं होती। बैलेंस बनाया जाए, भारत अपने हितों को प्रायोरिटाइज करे, और भारत के हित कभी भी पश्चिम से मेल नहीं खा सकते, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में और हमारे स्ट्रक्चर में अंतर है। निश्चित रूप से हमें हमारी व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना पड़ेगा। डर जब अटल जी के शासनकाल में नहीं रहा, डर जब उन कम कद के प्रधानमंत्री शास्त्री जी क्या वीर पुरुष भारत को मिले थे उस समय पे नहीं रहा, जब अनाज नहीं था, जय जवान जय किसान का नारा लगा और भारत खड़ा हो गया। किसकी जरूरत है? भारत को किसी की जरूरत नहीं है। भारत के साथ ही बहुत सारे देश हैं, इनके लिए तो कम से कम हम दरवाजे ना खोले तो बेहतर होगा। बाकी परिणाम जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। तो ब्रिक्स मजबूत रहे, भारत निश्चित रूप से मजबूत होगा। और ये जो महाराज है, इनका क्या मतलब, छोड़ो नाम, तो इनकी आवाज को दबाने के लिए दुनिया के देशों को एक मंच पे आना होगा। आपके व्यू क्या है, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके हर एक शब्द मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होते। कुछ बेहतर, कुछ देश हित में करने का, राष्ट्र हित को ऊपर रख के, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके मैं अपने वीडियोस बनाता हूं। वीडियोस की तारीफ या कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन वो जरूर मुझे दीजिएगा। और हां, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िएगा इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार से। जितनी जल्दी हम एक अच्छे टारगेट को अचीव करें, कुछ और बेहतर सेगमेंट हम आपके लिए लाएंगे, फिर उसके अंदर कुछ बड़े लीडर्स के साथ में पॉडकास्ट, कुछ और भी बहुत सारी प्लानिंग से अभी मैं यहां से बोलना नहीं चाह रहा। वो सब चीजें हम बहुत जल्दी आपके लिए करेंगे, बस आपका सहयोग यूं ही बरकरार रखिएगा। विश्वास एक बात का रखना, जिस ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट के साथ हम चले हैं, ट्रुथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इंसाइट टॉप नॉच होगा, और इंपैक्ट तो हम सब लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से पड़ेगा। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।